अच्छा, इमेजिन करो कि थके हारे तुम अपने ऑफिस से घर वापस जा रहे हो और घर पहुंचने के रास्ते में तुम गुजरते हो अपने उस गली से जहां तुम्हारा फेवरेट स्ट्रीट फूड मिलता है। थके हुए हो, बहुत भूख लगी है, घर जाना है। एंड जब वो स्मेल आपके आसपास आती है स्ट्रीट फूड की, तो आपका दिमाग कुछ तो नहीं सुनता। तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहती है कि बस एक बार ये मिल जाए। पेट चिल्ला चिल्ला के कहता है बहुत भूख लगी है, रुक जाओ यार थोड़ा खा लेते हैं। पर आप तो डाइट पे हैं। अब इस सिचुएशन में कौन जीतेगा? आपका इमोशन जीतेगा या आपका माइंड जीतेगा? हम सब ये बैटल, ये लड़ाई रोज किसी न किसी चीज को लेकर के हारते हैं। पर क्या आपकी लाइफ में आपके लाइफ का बॉस आपका इमोशन है? कहीं आपने अपने ड्राइविंग सीट पे उस इमोशन को तो नहीं बिठा के रखा है? जबकि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपके लाइफ का बॉस आपका इमोशन बन के बैठा है, क्योंकि आपके माइंड के पास इतने सेट ऑफ सुपर पावर्स होते हैं ना, जिसको अभी तक आपने शायद नोटिस भी नहीं किया, उसको अभी तक आपने उसको इस्तेमाल किया ही नहीं है। तो चलो इस वीडियो में इसी चीज को हम समझते हैं कि हमारा इमोशन और हमारा माइंड, इनमें से हमें किसकी सुननी चाहिए और कैसे इस इमोशनल ट्रैक से हट करके हम अपने माइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उस कंट्रोल को हम अपने माइंड को दे सके। कुछ स्टोरी शेयर करूंगी आपके साथ, साइंस बैक्ड साइकोलॉजी शेयर करने वाली हूँ मैं वीडियो में, और साथ के साथ आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ प्रैक्टिकल, जिसको आप अप्लाई करके अपने लाइफ में इमोशन को पीछे धक्का दे करके अपने माइंड का इस्तेमाल करके अपने लाइफ को जी सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यू चैनल है, चैनल को प्लीज सपोर्ट दिखाइए। एंड हाँ, कुछ हाइप बटन करके भी आता है, अगर आपको दिखे तो प्लीज उस हाइप बटन को दबा दीजिएगा। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में ये बात करते हैं कि इमोशन हमारी लाइफ का बॉस क्यों नहीं होना चाहिए। हमारा जो इमोशन होता है ना, वो एक छोटे बच्चे की तरह होता है। जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं एंड पीछे बैक सीट पे कोई छोटा बच्चा है जो चिल्ला रहा है, बहुत ही लाउड चिल्लाता है, वो बहुत ही ज्यादा जिद करता है, एंड कभी कभी उसका जो चिल्लाना होता है आपको सतर्क भी कर देता है। हो सकता है उसने कुछ आगे देख लिया हो और आपको किसी डेंजर से उसने बचा दिया। पर इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि आप अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील उस बच्चे को दे दें। ऑफ कोर्स नॉट। इसी तरीके से अगर आपकी लाइफ की गाड़ी आपका इमोशन चलाता है, आप बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन है, आपको कोई भी ऐसा सिचुएशन होता है ना जहाँ पे आपका इमोशन जल्दी एक्ट करता है, आपका माइंड कम एक्ट करता है, तो उस केस में भाई आपकी लाइफ तो क्रैश होने वाली है। जैसे अगर आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप एंड होने वाला है। कुछ नया ट्राई करने का मन करता है, पर जो फियर है ना, वो इमोशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आप कुछ भी न्यू ट्राई करने से पहले बहुत ज्यादा डरेंगे। इनफैक्ट शायद आप कुछ नया ट्राई करेंगे ही नहीं। और हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हमारा क्रेविंग। अगर हमने अपनी क्रेविंग की बार बार सुनी तो डेफिनेटली हमारा हेल्थ डिटोरिएट होने वाला है। ये होता है अगर इमोशन आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है। बहुत ज़्यादा आप अपने इमोशंस की सुनते हैं, अपने दिल की सुनते हैं, दिमाग की कम सुनते हैं, तो आपका जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा आगे चल के टफ होने वाला है। सो लाइफ का अल्टीमेट ट्रुथ ये है, हमारे जो इमोशंस होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, पर वो वाइज नहीं होते हैं। इसीलिए हमेशा अपनी लाइफ का जो ड्राइविंग सीट है वो अपने माइंड को दो, और हमेशा अपने माइंड की सुन करके ही चलो। इसी के साथ आता है दूसरा पॉइंट कि हमारे माइंड के पास ऐसा क्या सुपर पावर है, जिसमें सबसे पहला होता है अवेयरनेस। सो अवेयरनेस सुपर पावर कैसे है, मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। अभी हमारे ऑफिस में मीटिंग चल रही थी, तो मेरा एक जो दोस्त है वो बॉस से भिड़ गया। अब ऐसा नहीं है कि बॉस ने कुछ ऐसी बात कही जो कि बहुत ही ज्यादा खराब थी या फिर बॉस ने उसको डांटा, बट कहीं ना कहीं बाद में पता चला कि वो अपने घर का स्ट्रेस कैरी करके आ रहा था। कुछ उसकी वाइफ से उसका आर्ग्यूमेंट हो गया था एंड वही स्ट्रेस उसके साथ चला आ रहा था, एंड कोई बात उसको थोड़ा सा भी ट्रिगर की तो वो बॉस पे झड़प गया। अब यहीं पे आता है अवेयरनेस की बात। अवेयरनेस मतलब अपने इमोशंस को समझना इज लाइक एक अंधेरे कमरे में आप लाइट जला दो, तो आपको ये पता चलेगा कि आखिर हो क्या रहा है। जब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, तब आपको ये पता चलता है कि यार इस लड़के से तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बॉस से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस शायद मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, शायद मैं थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहा हूँ, इसीलिए मैं ऐसा रिएक्ट कर रहा हूँ। और जब आप अपने बारे में जान जाते हैं, अपने इमोशंस को समझ जाते हैं कि इस समय मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, तो आपने कहीं ना कहीं अपने इमोशन को थोड़ा सा वीक कर दिया।
इसीलिए कहते हैं कि कभी भी अगर आपके साथ कुछ घटना घट रही है तो रिएक्ट करने से पहले एक बार रुकें और पॉज लें, क्योंकि जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है ना वो इमोशन होता है, बट जो आप सोच के काम करते हो वो रिस्पॉन्स होता है। इसीलिए हमेशा हमें चीज़ों के लिए रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ना कि हमें चीज़ों को लेकर रिएक्टिव होना चाहिए। ये बात सुनने में आपको बड़ा ही कॉमन सा लग रहा होगा कि इसमें क्या है, बट जो आप पॉज लेते हो ना, ये जो आप रुकते हो ना कुछ सेकंड के लिए ही, भले ही 5 सेकंड के लिए, इसी में मैजिक क्रिएट होता है। क्योंकि जब भी फ्लेयर अप होता है, जब भी अग्रेशन होता है, तो आपका इमोशन सबसे आगे आता है। एंड उस इमोशन को रोकने के लिए अगर आप पॉज लेते हैं, भले ही 5 सेकंड के लिए रुकते हैं, सांस लेते हैं एंड देन रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आपका जो रिएक्शन होगा वो पहले और दूसरे सिचुएशन में डेफिनेटली अलग अलग होगा। विक्टर फ्रैंक ने एक बार कहा था कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, और ये जो गैप होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी स्पेस में पावर होता है फ्रीडम का। इसी स्पेस में पावर होता है जब आपका माइंड आपके इमोशंस को पीछे रख करके और आपके लाइफ का ड्राइविंग सीट लेता है। बात करते हैं कि इमोशन तो कभी भी आ जाते हैं, इमोशनल ट्रिगर्स कभी भी आ जाते हैं, तो इसको आप कैसे रीफ्रेम कर सकते हैं, अपने आप को कैसे आप समझा सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को आप मेंटली ट्रेन कर सकते हैं। इसका आंसर है कि एक बार अगर आपने पॉज ले लिया ना, तो आपने अपने इमोशंस को रीफ्रेम कर दिया। जैसे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर बार आपको यही रिएक्ट करना है, हर बार आपको इसी तरीके से अपने इमोशन को रीफ्रेम करना है। हो सकता है कभी कभी ऐसा हो, जेन्युइनली आप हर्ट हो, जेन्युइनली आपके साथ कुछ गलत हुआ है, उसमें भी आपको अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। उस समय हो सकता है आपका माइंड आपको ये बोल, आपको आंसर देना चाहिए, बट कभी कभी मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जिसको कि हम टाल सकते हैं, जिसको कि जहाँ पे हम अपने इमोशन को रीफ्रेम कर सकते हैं। जैसे अगर किसी ने आपके साथ कुछ बदतमीजी की, तो ये अगर आप सोचेंगे कि इसने तो मेरी डिसरिस्पेक्ट की है, इसके साथ तो मैं बदला लूंगा, इसको तो मैं सबक सिखा के रहूंगा, हर बार अगर आप ऐसा सोचेंगे तो पहली बात आप अपने एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, और दूसरी बात अगर आप इस तरीके से सोचेंगे कि हो सकता है इसका दिन खराब गया हो जिसकी वजह से इसका रिएक्शन मेरे लिए कुछ ऐसा हो, तो अगर आप इस तरह की बात सोचेंगे तो डेफिनेटली आपका जो गुस्सा है वो थोड़ा कम हो जाता है। अपने लाइफ में आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं? कितनी बार ऐसा होता होगा कि आप कुछ ट्राई कर रहे हैं और आप फेल हो जाते हैं, पर जब भी आप फेल होते हैं तो हर बार ये ना बोलें कि मैं फेल हो गया या फिर मैं यूजलेस हूँ, बट आपको ये सोचना चाहिए कि हर टीचर कभी ना कभी स्टूडेंट रहा है और तभी वो सब्जेक्ट का मास्टर बन पाया है। तो फेल्योर कोई ऐसा थप्पा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, बल्कि वो सिर्फ एक आपके लिए सबक होना चाहिए। नाउ कमिंग ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर आपको डिसिप्लिन और इमोशन के बीच चूज करना है तो डिसिप्लिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए रोज, क्योंकि डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट विल पावर, इट इज अबाउट सिस्टम जो आपने अपने लाइफ में बिल्ड किया है। एवरी टाइम जब भी आप डिसिप्लिन को अपने इमोशंस के ऊपर चूज करते हैं, आप अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाते हैं रोज। जैसे कि अगर आप ये सोचें कि मैं सुबह उठूंगा और मुझे अगर मोटिवेशन मिलेगा तभी मैं वर्कआउट करने जाऊंगा, तो शायद आप वर्कआउट करने कभी ना जाएं। या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सुबह उठकर पढ़ना है, बट पढ़ने का जब मन करेगा तब पढ़ लूंगा, तो ऐसा दिन कभी नहीं आने वाला, क्योंकि पढ़ने का मन शायद ही कभी किसी का करता है, वो एज अ हैबिट अगर आप करते हैं तभी आप उसको कर पाते हैं। ऐसे ही डिसिप्लिन का मतलब होता है कि चाहे आपका मन करे या ना करे, आपको वो काम करना ही है। जैसे सुबह उठते ही आप ब्रशिंग करते हैं, तो क्या उसके लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है? नहीं ना, वो सिर्फ एक आपकी हैबिट है। वैसे ही डिसिप्लिन आपका हैबिट होता है, उसमें कोई विल पावर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आसपास की चीज़ें, मतलब आपका एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके इमोशंस आपके ऊपर कितना हावी हो रहे हैं। मतलब अगर आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साउंड रखेंगे, स्ट्रेंथन रखेंगे, तो इससे आपका जो माइंड होगा वो अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब अगर आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट को स्ट्रेंथ करेंगे, उसको मजबूत बनाएंगे, उसको साउंड बनाएंगे, क्लियर रखेंगे, तो इससे आपका जो इमोशन होता है वो भी स्ट्रांग होगा।
जैसे अगर आपने घर में फास्ट फूड का पैकेट रखा हुआ है, तो क्या आपके लिए आसान नहीं है कि आप तुरंत जाकर खा लें? बट अगर आपके आस-पास वो चीज़ें हैं ही नहीं, जंक फूड है ही नहीं आपके घर में, तो ये ईज़ी होगा आपके लिए अपने माइंड को ट्रेन करना कि मुझे अभी जंक नहीं खाना। वैसे ही अगर आपको अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना है, तो आपको ऐसे लोगों के आस-पास रहना पड़ेगा, अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करना पड़ेगा, जो काम इन नेचर होते हैं। बिल्कुल ही हाइपर एक्टिव लोग के साथ अगर आप रहेंगे तो आपका इमोशन भी वैसे ही आउटबर्स्ट होगा। फिर कुछ काम करना है, उसमें अगर आपको फोकस करना है तो अपने फ़ोन को अगर आप दूसरे रूम में रख देंगे तो वो ज़्यादा आसान होगा आपके लिए अपने काम पे फोकस करना, कंपेयर्ड कि फ़ोन बिल्कुल आपके पास पड़ा है। दिन भर नोटिफ़िकेशन आते रहते हैं, बहुत ईज़ी आपके अटेंशन स्पैन को ख़त्म करना इस फ़ोन के लिए। इसीलिए अगर आपका एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट करता है ना, तो आपका जो इमोशनल सैबोटाज होता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हार्ड चीज़ों को करो। हार्ड चीज़ करने से डरो नहीं, हार्ड चीज़ को तब तक करो जब तक वो आपको ईज़ी ना लगने। जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, मेरा बच्चा अभी 5 साल का है एंड ही इज़ लर्निंग कर्सिव राइटिंग। तो जब मैं पहले सोचती थी कि ए टू ज़ेड कर्सिव राइटिंग मेरा बेटा सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा, बट अभी कट टू अभी अगर मैं आपको बताऊं तो ए टू जेड वो कर्सिव राइटिंग एक साथ कैपिटल एंड स्मॉल लिख सकता है। तो जो चीज़ आपको हार्ड लगती है ना, अगर आप वो करने लगो तो वो जब एक छोटा बच्चा कर लेता है, मेरे माइंड को वो हार्ड लग रहा था, बट जब मैंने कराया तो वो छोटा बच्चा उसको इजीली कैच कर लिया। तो उस छोटे बच्चे ने उसको इजीली कैच कर लिया एंड उसको अपनी कॉपी में उतारने लगा। तो वैसे ही आपके माइंड का भी होता है, कुछ चीज़ आपको शायद ऐसा लगता होगा बहुत ज़्यादा टफ है, बट जब आप उसको करने लगोगे तो वो अपने आप आपके माइंड को ईजी लगने लग जाता है। इसलिए अपने माइंड को हार्ड चीज़ करने के लिए ट्रेन करो। ईजी ईजी चीज़ तो कोई भी कर लेता है। वीडियो के लास्ट में सिर्फ आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि जो आपका इमोशन है वो पैसेंजर होना चाहिए, आपके लाइफ का ड्राइवर नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि रिएक्ट करने से पहले पॉज रखना बहुत ज़रूरी है एंड कुछ भी रिएक्ट करने से पहले, रिस्पॉन्ड करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लो। नेक्स्ट इज रीफ्रेम योर ट्रिगर्स। अपने इमोशनल ट्रिगर्स को कैसे रीफ्रेम करना है, इसके लिए अपने माइंड को ट्रेन करो। नेक्स्ट पॉइंट इज बिल्ड डिसिप्लिन इन योर डेली लाइफ एंड इसके लिए आपके एनवायरनमेंट का साउंड एंड स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों को आप मास्टर कर लेते हो ना, तो आप अपने इमोशन के स्लेव कभी नहीं रहेंगे, बल्कि आप अपने लाइफ को जिस तरीके से जीना चाहें, जिस तरीके से आप अपने आसपास के लोगों से रिएक्ट करके बात करना चाहें, आप उस तरीके से बात करोगे, उस तरीके से रिएक्ट करोगे। आपको कोई ट्रिगर नहीं कर पाएगा आपके लाइफ में, कोई आपसे कुछ निकलवा नहीं पाएगा आपके लाइफ में। विचार, अपने थॉट्स और अपने कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। जो फ्रेंड बहुत जल्दी गुस्सा हो उसको ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।